हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और बीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज टू $703.3 बिलियन फॉर द वीक एंडिंग April 17, 2026। तो देखिए खुशखबरी है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले न्यूज़ कि आपका पिछले महीने जो था ये $700 बिलियन से नीचे गिर गया था। तो $700 बिलियन ना एक थोड़ी सेफ फिगर मानी जाती है। उससे नीचे गिर जाता है तो थोड़ा एक सिचुएशन आ जाता है कि हाँ रिजर्व्स कम हो गए हैं। देन देखिए अब फिर से ये बढ़ गए हैं। देखिए फ्लक्चुएट क्यों किए थे, तो ये हमने पहले भी बात की थी, हम दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है ना। उसकी वजह से क्या है कि आपका ऑयल महंगा हो रहा है, इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ से पैसा फिर निकालने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सेफ़ नहीं लगते। और वो पैसा या तो गोल्ड या फिर अपने यूएस में जाके इन्वेस्ट करते हैं, जो उन्हें सेफ़ इकोनॉमीज़ लगती हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो आपके एफपीआईज थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली देखो एफडीआईज तो परमानेंट कैपिटल होती है, वो नहीं निकालते, एफपीआईज के आपके मूवमेंट होते हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मूवमेंट्स होती है। वो क्या थे, मार्च 2026 में आपके नेट सेलर्स हुए थे। नेट सेलर्स का मतलब है कि जितना खरीदा था उससे ज़्यादा उन्होंने बेच दिया था हमारे कंट्री में। उससे क्या हुआ, देखो अब जब कोई बेचेगा, ठीक है, मानो इंडियन रुपी कि उन्होंने अपने स्टॉक्स बेच दिए, अब उनको इन्वेस्ट करना है डॉलर्स में जाके, तो वो क्या करेंगे, रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। और उसके लिए क्या होगा, रुपी की इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब कोई चीज़ सप्लाई में ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, वो नीचे गिरती है। तो इसलिए रुपी वीक हो गया आपका अगेंस्ट यूएस डॉलर, और हम जानते भी हैं कि रुपी आपका गिर रहा था। उसकी वजह से आरबीआई ने, देखो हमें पता भी है कि उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने इवन कि आपके नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स भी बंद किए थे। अभी याद है ना, हमने पिछले दिनों न्यूज़ की थी, वो दोबारा उन्होंने अब स्टार्ट किए हैं, उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा के। तो उन्होंने क्या किया, एज अ प्रोटेक्टिव मेजर 1 अप्रैल को उस पर भी रोक लगा दी। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब अगर आप वो नहीं बेचोगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी। प्लस उसके साथ साथ आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो उनके पास रिजर्व्स होते हैं ना, उसमें से भी डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट में पंप किए। क्यों किए, उससे डॉलर्स की सप्लाई बढ़ेगी, आईएनआर को डिमांड करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का होता है कि डिमांड बढ़ेगी तो आईएनआर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ये उन्होंने किया। एंड इसके बाद क्या हुआ, देखो अब जब डॉलर्स वो बेचेंगे, ठीक है, प्लस रुपी भी वीक हो रहा है, अब इसकी वजह से डॉलर्स बेचने और सबकी वजह से हमारे जो थे आपके रिजर्व्स वो नीचे आ गए थे, वो हम सब जानते हैं। अब उसके बाद आपके रिजर्व्स दोबारा देखिए, क्योंकि अच्छी सिचुएशन होने लगी, सब बेटर होने लगा, तो आरबीआई ने फिर से, हमें पता भी है कि अपना कर्ब्स भी जो उन्होंने किए थे वो उन्होंने ओपन करने शुरू किए हैं। एंड इसके साथ साथ आरबीआई ने अब ये भी कहा है कि वो फिर से अब बाइंग बैक मोड में चले जाएंगे, कि अब स्टेबलाइज हो चुका है रुपी, तो वो फिर से अब डॉलर्स को खरीदने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स अब फिर से ऊपर जा रहे हैं। तो ये है पूरी स्टोरी। चलिए अब $700 बिलियन को जो है आपका, इसको क्यों एक अच्छा वो माना जाता है, स्वीट स्पॉट एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए रिजर्व्स ना इनफ होते हैं कि हम 11 महीने का, अगर मानो कोई भी कमाई नहीं आ रही ना, 1 रुपया भी नहीं आ रहा, लेकिन आप 11 महीने के इम्पोर्ट्स को अपने कवर कर सकते हो। और ये कहाँ से सीखा इंडिया ने, 1991 के क्राइसिस से, कि हम फिर से ना वैसी कभी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बेंचमार्क 3 महीने का होता है, लेकिन हम 11 महीने का लेके चलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आरबीआई ने, देखो स्पेक्यूलेटिव अटैक्स जो हो रहे थे रुपी में, क्योंकि क्या होता है जब रुपी आपका गिर रहा होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो मार्केट्स में स्पेक्यूलेटिव यानी शॉर्ट टर्म गेंस लेने के लिए आर्बिट्राज को यूज़ किया जाता है। आर्बिट्राज बेसिकली होता है कि दोनों मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स अलग होने की वजह से जब उसको फ़ायदा लिया जाता है तो उसे आर्बिट्राज हम कहते हैं। इसके साथ साथ आपका देखिए एफडीआई जो है आपका बेटर होगा। तो देखो एफडीआई और एफपीआई में से ना हमेशा एफडीआई बेटर होता है, क्योंकि परमानेंट कैपिटल है। ये नहीं है कि एकदम से जैसे भी सिचुएशन आई तो पैसा खींचना शुरू कर देंगे, नहीं। एफडीआई को इसलिए सरकार या कोई भी कंट्री ना हमेशा ज़्यादा वो करती है प्रेफर, तभी कहते हैं ना बाहर एमएनसीज को आके अपनी यहाँ पे कंपनियाँ खोलो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खोलो, इसीलिए बोलते हैं। अब जब रिजर्व्स आपके अच्छे होंगे
तो देखो कंट्री क्या है, कंट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह दिखेगी, और क्योंकि वहाँ की जो आपकी गवर्नमेंट है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, उनके चांसेस कम हो जाएंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, स्पेसिफिकली एफडीआई अट्रैक्ट होगा आपकी कंट्री की तरफ। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल पैनल अंडर एसबीआई चेयरमैन CS सेट्टी जी टू असेस रिस्क फ्रॉम एंथ्रोपिक्स AI मॉडल माइथॉस। तो देखो क्या हुआ है, एक ना एंथ्रोपिक है कंपनी, AI की कंपनी है, जैसे ChatGPT है ना वैसे ही है। इन्होंने ना एक माइथॉस करके अपना नया AI निकाला है। सो ये क्या है, ये ना मतलब अब सबसे स्ट्रॉन्ग आज तक का AI बोला जा रहा है। मतलब ये किसी भी ना सिस्टम में जाके, मतलब पहले वाले जो थे ना उनका एक लेवल था, एक लेवल पे आके वो रुक जाते थे, उन्हें उससे आगे नहीं पता था कैसे जाना है। पर माइथोस इज़ लाइक कि हर चीज़, आपका बैंक अकाउंट कहीं पे भी घुस सकता है। इवन कि अगर किसी सिस्टम में कोई बग्स है ना जो कितने सालों से चले आ रहे हैं, आज तक उस बग को कोई भी नहीं जान पाया है, माइथोस वो भी बग उस सिस्टम में निकाल सकता है और वहाँ पे उसको यूज़ करके, उस बग को, उस लूपहोल को यूज़ करके उस सिस्टम को आपके हैक कर सकता है। तो मतलब काफ़ी इसको ना सेफ्टी वाइज हर कंट्री की गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ऑब्वियसली देखो ऐसा AI कहाँ से ठीक होगा। एंड द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं इसके रिस्क रहेंगे एसोसिएटेड। और सेकेंड ऑफ ऑल, हमने थोड़े दिन पहले माइथॉस के बारे में बात की भी थी, एंथ्रोपिक ने इसे किया है अभी डेवलप। एंड द थिंग इज़ कि इन्होंने कहा है कि ठीक है हम लोग सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में देंगे, बट स्टिल देखो अगर कोई चीज़ इतनी पावरफुल है तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके रिस्क भी अटैच्ड होते हैं। तो इसी के लिए ना आपका मैंडेट, ये पैनल बनाया गया और उन्हें क्या मैंडेट दिया गया है, और याद रखना इसके वो कौन है, हेड कौन करेंगे इस पैनल को, जो SBI के चेयरमैन है CS सेट्टी जी। सो उनको क्या है, इस पैनल में आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका सर्टेन, जो कि आपका इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग योर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सो ये सब इनके मेंबर्स भी इस टीम में होंगे। देन ये क्या होगा, ये देखेंगे जो माइथॉस है उसकी कितनी एबिलिटी है कि जो बग्स ऑलरेडी मानो पुराने 27 साल से एक ना बग उसने देखा। सो एक OpenBSD फ्लॉ कोई था सिस्टम में जो 27 साल पुराना था, उसने वो डिस्कवर कर दिया। तो मतलब ये देख रहे हैं लोग कि अगर इतने सालों से उसको कोई नहीं पकड़ पाया था और माइथॉस उस बग को सिस्टम में पकड़ पा रहा है, तो वो इंडिया के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ कितनी क्रिटिकल है। मतलब समझ रहे हो ना, अगर गलती से ये चीज़ किसी गलत हाथों में चलेगी पूरा बैंकिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हिल सकता है। देन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या इंडिया को हमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे हम अपना जो अब सिस्टम है उसको अपग्रेड कर सके, क्योंकि अगर AI को फाइट करना है तो हमें अपना AI और बेटर करना पड़ेगा। देन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज़्म बनाया जाए रियल टाइम में जो काम करे फॉर AI बॉर्न रिस्क, क्योंकि देखो गोइंग फॉरवर्ड अब क्या है, वो पुराने वाले रिस्क ख़त्म हो रहे हैं, अब तो रिस्क आपके ये AI वाले ही आ रहे हैं। देन माइथॉस क्या है, वही जो मैंने आपको भी बताया, साइबर सुपर वेपन है ये एक। माइथॉस ना आपके एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है अंडर प्रोजेक्ट ग्लासविंग, और ये क्या है, इसका मतलब कि ना बिल्कुल इसने हिला दिया है AI इंडस्ट्री को, क्योंकि इसने सारे जो थ्रेशोल्ड्स हैं ना, ये जा सकता है आपके इवन योर ऑटोनॉमस एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट भी कर सकता है, जो आज तक कोई AI नहीं कर सकता था। सो पहले क्या मॉडल्स होते थे, आपको सिर्फ कोड दे देते थे, ठीक है। माइथॉस तो पूरा काम भी कर सकता है, ऑटोनॉमसली कोड बना के सारा, मतलब आप समझ रहे हो एंड टू एंड है ये सब कर सकता है। देन इसका जो एक्सप्लॉइट सक्सेस रेट है, सो प्रीवियस मॉडल्स जो थे उनका 0% सक्सेस रेट होता था, कोई भी सिस्टम को, कोई भी आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, फायरवॉल है, किसी को भी क्रैक करना है उसको एक्सप्लॉइट करने का। माइथॉस का 72.4% सक्सेस रेट है उस केस में। एंड उसके बाद आपका जो ये है, आपका कोई भी हिडन बग्स है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया 27 साल पुराना बग ढूंढ दिया, तो जो अभी तक लगता था कि सिस्टम सेफ़ है, हमें तो उसमें आज तक कोई बग मिला ही नहीं, ठीक है, आपके हैकर्स भी नहीं ढूंढ पाए, वो भी बग ढूंढ के आपके सिस्टम को क्या होगा। देखो इन सब चीज़ों से हमारा पूरा, हम लोग देखो एक अपने फ़ोन में अपना बैंक अकाउंट तक को वो रखते हैं, एनक्रिप्टेड रखते हैं कि वो ना हो। अब ऐसा सिस्टम जो पूरे कंट्री के सिस्टम में जा सकता है, ऐसा AI, तो ये कितना आपके लिए रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड होगा। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर ही क्यों यहाँ पे जैसे हम बना रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है पैसा तो सारा बैंकिंग सेक्टर में ही है ना, और अगर बैंकिंग सेक्टर रोक दिया, ठीक है, एक भी पेमेंट गेटवे में कोई दिक्कत आ गई ना, पूरा कोलैप्स कर जाएगा। कितनी करोड़ों दिन की पेमेंट्स हो रही हैं आपके UPI के थ्रू, किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू, ठीक है।
और उसके साथ साथ क्या है आपके देखो अभी भी कहीं ओल्डर सॉफ्टवेयर वर्जन्स चल रहे हैं, कहाँ अभी भी हमारे ना देखो उतनी डेवलपमेंट बैंक के सॉफ्टवेयर्स में नहीं हुई है। तो अब वो कह रहे हैं नहीं, इट्स हाई टाइम, अब हमें अपने बैंक का भी सारा कुछ ओवरऑल करके डेवलप करना पड़ेगा, AI उसमें लाना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपके देखिए रिसर्च हुई है और बेसिकली कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का एक रिसर्च रिपोर्ट है जिन्होंने कहा है कि AI ड्रिवन कोडिंग मॉडल लाइक माइथोस पोज अ सिग्निफिकेंट डिसरप्शन रिस्क टू दी IT सर्विसेज दैट मेंटेन बैंकिंग बैक एंड्स। क्योंकि देखो किसी को भी अब है ना, बस मानो कंट्री को रोकना है तो बैंकिंग उसको इंफ्रा को ख़राब कर देंगे, IT को ख़त्म कर देंगे। वो कहेंगे एक दिन भी रुका ना, 1 घंटे भी रुकता है ना, उसका भी बहुत देखो हर्जाना कंट्री को चुकाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है PNB, पंजाब नेशनल बैंक एंड फिनटेक फर्म कीवी लॉन्च्ड PNB कीवी रुपे क्रेडिट कार्ड विद UPI इंटीग्रेशन। तो देखो अभी तक जैसे हम लोग करते थे ना UPI ऐप्स में अपने डेबिट कार्ड लिंक करते थे, अब क्रेडिट कार्ड भी आपका लिंक हो सकता है। सो कार्ड ऐसे डिज़ाइन किया गया कि आपकी जो भी UPI ऐप है, गूगल पे कुछ भी आप चलाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कीवी ऐप चलाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो QR कोड स्कैन करके। और इसमें क्या है आपका डिजिटल ओनली एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी इसके लिए, ऑफरिंग इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड इशुएंस टू एलिजिबल कस्टमर्स। मतलब समझ गए, अब हम लोग ना देखो हार्ड हमारी जो करेंसी होती थी ना, उससे हम लोग प्लास्टिक करेंसी पे आए थे, हम ATM यूज़ करते थे, डेबिट कार्ड्स यूज़ करते थे। अब हम वर्चुअल करेंसी में जा रहे हैं, मतलब ये प्लास्टिक कार्ड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी वर्चुअली इशूड आपको होंगे। देन अनलाइक ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड्स, ये जो कार्ड है इसमें आप माइक्रो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मतलब छोटी छोटी अपनी घर की करो, मतलब 10 रुपये की भी ट्रांजैक्शन करो, कुछ भी आपको ग्रॉसरी स्टोर से लेना है। और इसमें आपको कीवी पॉइंट्स भी मिलते हैं उस पर, और आप अगर कोई भी छोटी UPI पेमेंट्स करते हो उस पर भी आपको कैशबैक मिलेगा। देन ये जो है आपको 45 डे इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट साइकिल मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड में। तो ये आपके लिए इन्होंने लॉन्च किया। तो मतलब देख रहे हो ना, मतलब इतना चेंज हो रही है ना, आप अगर डिस्क्रिप्टिव में ना ये पॉइंट डाल सकते हो, ऐसे हम लोग कैसे मूवमेंट्स चल रही हैं ना आपकी करेंसी की। अब हम वर्चुअल में आए हैं, हो सकता है इसके बाद कुछ और अलग और निकल के आए। चलिए नेक्स्ट है स्विस रे पब्लिशेस रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज इकोनॉमिक एंड इंश्योरेंस मार्केट आउटलुक 26-2030 रेजिलियंट एंड राइजिंग अमिड ग्लोबल शिफ्ट्स। तो ये हमारा पूरा उन्होंने आउटलुक दिया कि इंश्योरेंस हमारा कैसा रहेगा सेक्टर। सो उन्होंने कहा है कि 6.9% एनुअली हम लोग ग्रो करेंगे 26 से 2030 के बीच में। एंड ग्लोबली अभी हम क्या, हम 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट हैं ग्लोबली, ठीक है, 10th नंबर पे आते हैं। बट हम ये मिड 2030s तक हम टॉप 5 में आ जाएंगे। और जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट है वो हम ही है। देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब हर जगह जो परसेंटेज वाइज अगर हम ग्रोथ देखेंगे ना वो हमारी है। देन इसके बाद आपका देखो GDP भी हम जानते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 6.5%, अगर मैं एवरेज सारी रिपोर्ट्स देख लूँ तो इतने से ही हम ग्रो कर रहे हैं। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न आ रहा है कि आपका उससे क्या हो रहा है, जब GDP ग्रो करता है तो आपकी जो लोग होते हैं उनका इनकम ऊपर जाता है। सो मिडिल क्लास आपकी और मैच्योर हो रही है, वो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा। देन इसके साथ साथ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देख लेते हैं अभी कितनी है। सो 3.7% ऑफ GDP है, एंड जिसमें लाइफ इंश्योरेंस आपका 2.7% लेता है और नॉन लाइफ 1% लेता है। सो अभी भी बहुत कम है, अगर मैं देखूँ तो बहुत यहाँ पे अभी स्कोप है। सो डेंसिटी कितनी है आपकी अभी पर कैपिटा, अगर मैं पर पर्सन देखूं पूरा पॉपुलेशन, तो एक बंदा सिर्फ $97 आपका अभी खर्च कर रहा है ऑन इंश्योरेंस। एंड ये क्या है, यहाँ पे अभी भी बहुत प्रोटेक्शन गैप है इंडिया में, कि वही जो मैंने आपको कहा कि देखो जब इतना गैप है, जब किसी भी इंडस्ट्री में जब गैप होता है, यानी कि वहाँ अभी भी चांसेस हैं कि कितना आप अभी ग्रो कर सकते हो। इसके साथ साथ देखिए जो आपके इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स हैं, आपके हाउस होल्ड जो फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब हमारे घर में जिन चीज़ों में हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, पहले FD होता था, गोल्ड होता था, अब लोग अपने पेंशन इंश्योरेंस फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 29.6% हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स, अगर मैं आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, वो लोगों ने इंश्योरेंस और पेंशन में लगाए हैं। सो ये एक तरह से क्या शिफ्ट आ रहा है ना लोगों के माइंड सेट में। पहले क्या होता था, नहीं FD और गोल्ड में ही रहेंगे, लेकिन अब नहीं, अब इनमें भी लोग जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस ही लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं। सो 91% अगर ये सेक्टर में क्या है आपका अभी भी लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है।
देन इसमें देख लेते हैं, देखो अब इतना जो बढ़ावा आया है उसका रीज़न क्या है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं, बेसिकली आपके IRDAI जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर के, उनके स्टेप्स हैं। सो विजन 2047 है हमारी, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए। देन 100% FDI देखिए आपके अलाउ की गई थी, ये पिछले साल की ही न्यूज़ है। आपका इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पर कोई भी आके फॉरेन की कंपनी अपना पूरा सेट कर सकती है, 100% FDI उन्होंने अलाउ की हुई है सरकार ने। इसके साथ साथ GST आपका हटाया गया था, अभी जो GST 2.0 आपका आया था इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ प्रीमियम्स पे, जिससे क्या हो, जो प्रीमियम कम, उससे प्रीमियम कम हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएगा लोगों के लिए। और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का मॉरेटोरियम पीरियड रिड्यूस किया गया टू 5 years, सो क्लेम्स कैन नॉट बी कॉन्टेस्टेड फॉर नॉन डिस्क्लोजर आफ्टर दिस पीरियड बारिंग फ्रॉड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, लोग और कंज्यूमर्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ करके ना इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर देती थी, तो उससे बचाव के लिए ये आपका सरकार लेकर आई, इन्होंने ये लगाया आपका पॉइंट। देन इसके साथ साथ बीमा सुगम है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, आप भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें क्या है, यहाँ पे आपको सारे कंपनीज़ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और उससे क्या होगा, देखो जो ऑनलाइन क्या होता है, जब एक ही मार्केट प्लेस होती है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, अल्टीमेटली प्रीमियम कम होगा। चलिए इसके साथ साथ गवर्नमेंट लेड सोशल सिक्योरिटी नेट, तो देखो सरकार भी अपनी तरफ से दे रही है इंश्योरेंस, हमें पता ही है कि उनके बहुत प्रोडक्ट्स हैं आपके। सो इसके लिए आपका जो जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी है ना, मतलब देखो कोई डिजिटल का क्वेश्चन आए ना, जैम ट्रिनिटी तो लिख के आना हर पॉइंट पे, हर इवन की कोर्स की भी हर क्लास में ना मैं आपको ये समझाती हूँ। सो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सरकार की है, आप अपना, अगर आपका खाता है बैंक में, आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें कोई भी वो नहीं है, सिर्फ एज का है, बाकी आपकी जो मर्जी इनकम हो आप ये ले सकते हो। देन इसमें क्या है, 2 लाख रुपीज़ का लाइफ कवर मिलता है फॉर अ लो एनुअल प्रीमियम। देन योर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी का कवर मिलता है, और उसमें क्या है, अगर डिसेबिलिटी होता है तो पार्शियल है तो 1 लाख रुपीज़, एक्सीडेंटल डेथ या फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख रुपीज़ मिल जाता है, और सिर्फ 20 रुपये देने होते हैं पर ईयर के। देन है आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम जो है, सो इसमें क्या है, आपका पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ कवर मिलता है। सो रिसेंटली इसे एक्सपैंड किया गया टू इंक्लूड ऑल सीनियर सिटीजन्स एजेड 70+ रिगार्डलेस ऑफ इनकम। बाकी पे अभी सीनियर सिटीजन्स को छोड़ के इनकम ब्रैकेट है, लेकिन उनको के लिए इनकम ब्रैकेट ख़त्म कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है JFSL, यानी कि आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और जर्मनी का अलायंस यूरोप BV ग्रुप जो है, उन्होंने पार्टनरशिप की है 50-50 की, कि वो इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर्स खोलेंगे इंडिया में। सो इसमें क्या है, देखिए वो 2 आपकी अलग अलग एंटिटीज़ होंगी इसमें। एक तो इंश्योरेंस का वो खोलेंगे जिसमें वो जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, और एक सेपरेट एंटिटी खोलेंगे वो री इंश्योरेंस ऑल्सो। और ये क्या है, इसके लिए आपका बाइंडिंग एग्रीमेंट उन्होंने अभी फ़िलहाल में अप्रैल में साइन किया है। अब देखो इसमें क्या 2 एंटिटीज़ रहेंगी। पहली तो मैंने कहा कि जियो अलायंस जनरल इंश्योरेंस वो खोलेंगे, जिसमें आपके जो मोटर, होम, ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो देते हैं, एम्फेसिस ज़्यादा उनका हेल्थ इंश्योरेंस पर रहेगा। दूसरा है अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड, इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को आगे वो इंश्योरेंस देते हैं, तभी वो री इंश्योरेंस इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है पोलिंग माइलस्टोन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने स्पेशल पोलिंग स्टेशन लगाया सिर्फ 5 वोटर्स के लिए। तो देखो मतलब वो चाहते हैं कोई भी इंसान अपना वोट देने से पीछे ना रहे। आप में से अगर कोई भी वोट नहीं देने चाहता है, देने जाओ, ये आपका अधिकार है। देन लोकेशन क्या है, कहाँ पर इन्होंने ये लगाया, इनसाइड द श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। देन इसमें क्या है, देखिए ये बहुत ना दूर एकदम रिमोट सेटलमेंट है, और यहाँ पे रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए इलेक्शन ऑफिशियल्स को मतलब ट्रैक करना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई उनको व्हीकल मिलता है, सो ट्रैक करके जाते हैं, जिससे क्या हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, जो राइट टू वोट, वो हर इंसान, हर किसी को मिल सके। देन इस टाइगर रिज़र्व जो है ना, ये आपका 51st टाइगर रिज़र्व है, जो आपका बना था, अनाउंस हुआ था इंडिया में, और ये आपके साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसे फेब 2021 में आपके बनाया गया था, क्रिएट किया गया था। उसमें ना क्या है, 2 आपकी पहले सेंचुरीज थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उन्हें आपके मर्ज किया गया था, और इसे श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। तो 2 कौन सी थी, ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपके कंबाइन करके ये बनाया गया था।
नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ 1855 टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सेंसस 2027 असिस्टेंस। तो ये जो 1855 है 1855 ये आपका लॉन्च की है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने, और इस पे मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेजेस है, आपकी कोई भी भाषा है ऑल इंडियन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप कुछ भी जानना चाहते हो, जो अभी फर्स्ट फेज़ चल रहा है ना सेंसस का, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एनुमरेशन अभी जैसे होगी उसके बाद सेकंड फेज़ में, तो इस सब के लिए आप कोई भी जानकारी चाहते हो तो आपको इस टोल फ्री नंबर पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है इसरो अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ अ मॉन्यूमेंटल जियोस्पेशियल प्रोजेक्ट हाई रेजोल्यूशन लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग ऑफ द एंटायर कंट्री एट अ 1:10,000 स्केल। तो ये आपका इसरो ने पूरा जितना होता है ना बेसिकली रूरल एरियाज़ में क्या लैंड यूज़ हो रही है, कहाँ पर पॉन्ड्स हैं, कहाँ पर लेक्स है, कहाँ पर किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके लिए इन्होंने ये पूरी मैपिंग की है और काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में की है। सो जो स्केल मैपिंग है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट करता है 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है बेसिकली इट्स लाइक कि 1 इंच इज इक्वल टू 10,000 इंचेस। चलिए अब ये क्या है, ये प्रिसीशन से क्या होगा, देखिए रूरल एरियाज़ में बेसिकली हेल्प होगी आपकी जो भी रूरल गवर्नमेंट है, आपके पंचायत हैं उन सबको, कि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन मैप्स के थ्रू कि पैडी फील्ड कहाँ है, पॉन्ड कहाँ है, प्राइमरी स्कूल कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है, सारा कुछ वो अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इन्होंने ये मैपिंग किसके थ्रू की है, आपका रिसोर्स सैटेलाइट है जो रिसोर्स सैट 2 LISS 4th सेंसर के थ्रू इन्होंने ये की है। देन अब इसमें क्या है, देखो एक ना आपका पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ना एक पोर्टल है, ग्राम मनचित्र पोर्टल। उसका मतलब क्या है कि विलेज का पूरा ना मैप उसमें दिखाई देता है। अब इसमें क्या है, आपका पूरा देखो इन्फॉर्मेशन होगा, मैप होगा, तो इसमें सरपंचेस क्या हैं आपका पूरा डेटा स्टडी कर सकते हैं और उसके हिसाब से विलेज के लिए रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, फंड्स कैसे यूज़ करने हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और ये आपकी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को भी बनाने में हेल्प करेंगे कि जैसे अगर नई रोड्स बनानी है, डैम्स को चेक करना है, तो वो सब भी इसके थ्रू हो सकता है। और इसके साथ साथ जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स भी आपकी ये पोर्टल में यूज़ होती है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स, रिड्यूसिंग करप्शन एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। चलिए नेक्स्ट है गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश रिसीव जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026। तो ये प्रेजेंट किया है आपके यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो बोलते हैं इसको। सो इवेंट था उनका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री सेलिब्रेशंस, ये आपका वियना ऑस्ट्रिया में हुआ है इवेंट, वहाँ उन्हें ये अवार्ड मिला है। अब क्यों मिला, किस लिए मिला, तो उनका ना एक विमेन लेड ग्रीन सैनिटेशन इनिशिएटिव था। इसमें क्या था, बेसिकली उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके यूज़ किए थे। सो उन्होंने जो भी आपके पहले पुराने गार्बेज ट्रक्स होते हैं ना, बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करके उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑटोज़ यूज़ किए फॉर डोर टू डोर कलेक्शन। अब इससे क्या है, आपकी जो विमेन है, और इसमें सबसे अच्छी बात, ये इन्वायरमेंट के लिए तो काम किया ही किया, इसमें विमेन ड्राइवर्स रखे। सो हमें पता है ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, पर नहीं, उन्होंने 200 विमेन को आपके अपॉइंट किया, उन्हें एम्प्लॉय किया और उन्हें ट्रेन किया एज ऑटो ड्राइवर्स एंड सैनिटेशन सुपरवाइजर्स। तो अब आपका क्या है, इस प्रोग्राम से आपकी अनऑर्गेनाइज्ड जो फीमेल लेबर्स थी वो फॉर्मल आपके आ गई हैं एम्बिट में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने एक 5 ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस इन तमिलनाडु एंड मेघालय। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, 5 साल का ये रहेगा, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ फॉर सिक्योरिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट्स। और ये जो आपका है बेसिकली ये इनिशिएटिव आपका करना चाहता है, देखो इनको हम कैसे कंजर्वेशन है, देखो ऊपर बैठे बैठे नहीं होगा, आपको लोकल लेवल पर जाना पड़ेगा। तो वही इनका है रूल है दैट वी विल डू इट बाय ग्रीनिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान्स। और इसमें क्यों है आपका कि जॉइंट वेंचर है जो ये सारा हो रहा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी हमारा मिनिस्ट्री आ गई और NB आ गया, प्लस हमारे इनके साथ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये तीनों मिल के इसको आपके कर रहे हैं लॉन्च। देन ड्यूरेशन इसकी 25 से 2030 तक रहेगी। इसके लिए बजट दिया गया है, ग्रांट दी गई है अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीज़ की या 4.88 मिलियन USD की। और इसमें क्या है, बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाएगी, प्लेसिंग लोकल इंस्टीट्यूशंस एट द हार्ट ऑफ कंजर्वेशन। देखो टॉप डाउन क्या होती है कि टॉप से रूल्स बन के जब नीचे की तरफ जाते हैं,
बॉटम अप क्या होती है, जब नीचे आपका सारा डिसाइड होता है वही, क्योंकि देखो उनको पता है, वो वहाँ रह रहे हैं कि यहाँ एक्चुअली में क्या आपकी पॉलिसीज़ क्या काम होना चाहिए, वो बताते हैं, फिर वो ऊपर वालों को बताते हैं हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, और वो उसके हिसाब से पैसा सैंक्शन करते हैं और वो काम करते हैं। अब हमने इसमें स्टेट्स की बात की थी, तमिलनाडु और मेघालय में लॉन्च किया जाएगा। वहाँ पे किन किन जगहों पे, सो तमिलनाडु में आपका सत्यमंगलम लैंडस्केप है, सो इसमें आपका मुदुमुलई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व्स आ जाते हैं। एंड देन मेघालय में गारो हिल्स लैंडस्केप में होगा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा, बालपक्रम नेशनल पार्क और सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये किया जाएगा। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी विजिट्स बिश्केक किर्गिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये आपकी इस बार किर्गिस्तान में हो रही है क्योंकि उनके पास इस साल की जो प्रेसिडेंशियल सीट है एससीओ की वो उनके पास है। तो डिस्कशंस इसमें बेसिकली आपकी फोकस करेंगी काउंटर टेररिज्म पर, क्योंकि देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ही है हमारा बहुत बड़ा इशू। देन रीजनल सिक्योरिटी आपका कैसे, देखिए अभी रशिया यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट हो रही है, उस पर बात किया जाएगा कि रीजनल स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। देन इंटेलिजेंस शेयरिंग, देखो एक ना एससीओ का ना रैट सिस्टम है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। इसके अंतर्गत ना जितनी भी एससीओ कंट्रीज़ हैं वो आपस में रियल टाइम डेटा एक्सचेंज करती है, आपस की इंटेलिजेंस आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे, और इसके साथ साथ मिलिट्री कॉपरेशन पर भी बात होगी। तो ये सारा एजेंडा है, अभी देखते हैं जब एक्चुअल में मीटिंग है आपकी उसमें क्या होता है। चलिए एससीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एससीओ जो है ना आपका 2001 में बना था और इंडिया ने इसे 2017 में ज्वाइन किया था। करंटली इसकी चेयर आपकी किर्गिस्तान के पास है 2026 के लिए। करंटली 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। सो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। और बेलारूस जो है ना वो लेटेस्ट आपका मेंबर इसमें ज्वाइन हुआ है। नेक्स्ट है, नासा ऑफिशियली अनवील द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अ नेक्स्ट जनरेशन वाइड फील्ड ऑब्जर्वेटरी। तो ये इन्होंने न्यू आपका निकाला है। इससे पहले देखिए आपका हबल था, हबल सबसे पहले आया था, फिर आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आया था। तो इसके बाद अब इन्होंने और देखिए एडवांस वर्जन निकाला है आपका नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो इसमें क्या है, देखो हमें पता ही है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो बहुत ही आपका भी उसमें डार्क मैटर है। 95% जो यूनिवर्स है ना वो बिल्कुल अनसीन फोर्सेस, हमें अभी नहीं पता है कि वो क्या है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। तो उसको और जानने के लिए, उसको और समझने के लिए बेसिकली आपका इन्होंने ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसके साथ साथ देखिए ये क्या करेगा, इसके बारे में तो हमें बताएगा ही, इसकी जानकारी तो हम इसके थ्रू लेंगे ही। इसके साथ साथ आपके जो भी एक्सो प्लैनेट्स हैं, सो जो न्यू प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के भी बियॉन्ड हैं, सो जो बहुत हमारे दूर दूर हैं, लैक्स एंड करोड्स ऑफ किलोमीटर्स, उनको भी हम अब ये यूज़ करेगा आपकी टेक्निक विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग, उसको यूज़ करके उन्हें भी ये ढूंढने का डिटेक्ट करेगा। देन वाइल्ड फील्ड सर्वे, सो जो मैप है वो बेसिकली आपका इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करता है, प्रोवाइडिंग अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द कॉस्मस। मतलब जो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप था ना उससे 100 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी है, अच्छी मतलब और अच्छी, ये दूर दूर आपके जितना यूनिवर्स जहाँ तक जाओ उससे 100 टाइम्स बेटर ये आपको फ़ोटोज़ जनरेट करके देगा। देन टेलीस्कोप जो है इसे L2 लैंग्रेज पॉइंट L2 पर आपके स्टेशन किया जाएगा। तो जो आपका SpaceX का रॉकेट है ना उसके थ्रू इसे अभी लॉन्च किया जाएगा। सो ये L2 पॉइंट बेसिकली आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है अवे फ्रॉम अर्थ। इसे $4 बिलियन लगा के नासा ने आपके बनाया है। ये डेली आपके 1.4 टेराबाइट्स के करीब इंफॉर्मेशन हर सिंगल डे प्रोसेस कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है अर्थ पर। चलिए ये जो नाम है कहाँ से आए, ये आपके ऑनर में रखा गया है ऑफ डॉक्टर नैन्सी ग्रेस रोमन, जो नासा की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी, and she is famously known as the mother of the Hubble Space Telescope for her tireless advocacy and leadership in establishing space-based astronomy. चलिए लॉन्च ऑफ द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। तो ये किताब लिखी है आपके, इनके ऑथर हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, पर वो 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हमारी कंट्री के, और इसे पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस ने।
ये एक नॉन फिक्शन मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर बेसिकली उन्होंने फॉकलॉर लिखी है कि कौन सी स्टोरीज़ हैं ऐसी मिलिट्री की। सो बेसिकली देखिए, अभी तक हमें स्ट्रैटेजीज़ हम लोग सुनते हैं मिलिट्री की, लेकिन ये उन्होंने इस बुक को कहा इट इज़ सोल ऑफ द आर्मी, उनके ट्रेडिशन लेजेंड्स, ये सब इस बुक में लिखा गया है। काफ़ी देखिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, चकदे फट्टे के बारे में, ऐसे उनके पूरे जो नारा होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ उसमें बताई गई हैं। सो पढ़ना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि जैसे पढ़ाई करके थक जाते हैं तो कोई किताब या ऐसे आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा आपका लाइट हार्टेडनेस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट एल्किलाइन बैटरी यूनिट कमीशन्ड इन जम्मू बाय एवररेडी। तो जम्मू के आपके सांभा डिस्ट्रिक्ट में उन ये लगाएंगे, वो कमीशन की है उन्होंने। ग्रीन फील्ड यूनिट रहेगी, मतलब बिल्कुल नए सिरे से वो इसे बनाएंगे, और इसे इनॉग्रेट किया है मनोज सिन्हा जी ने, जो कि आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के।